जय हिंद। मैं नीरज चौधरी फिजिक्स बिहार से। और आज का जो क्लास होने वाला है वो एटम और न्यूक्लियस का ये दूसरा क्लास होने वाला है। और मैंने इससे पहले जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और जे थॉम्सन का जो एटॉमिक मॉडल था मैंने वो बताया था। और आज का जो क्लास है वो क्लास होने वाला है आपका रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग होने वाला, जो कि बहुत ही झकास क्लास आज का होने वाला है। और उम्मीद करूंगा जितने भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड के जो इस बार 12th के एग्जाम में बैठेंगे वो इन वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट करने के लिए। और मैं देख रहा हूं कि बच्चों का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। और जो फिजिक्स बिहार जो कुछ नहीं था उसको एक नई ऊंचाई बच्चों के सपोर्ट से आज मिल रहा है। और भविष्य में मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स बिहार एक बहुत बड़ा ज्वाइंट एक नेटवर्क बनने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्लास में। और क्लास का जो टॉपिक है वो ध्यान से देखने ये क्या बोलता है सो। और हाँ बच्चा लोग सब लोग अच्छे से पढ़ते रहना। बोर्ड में क्या है कि बोर्ड अब ज्यादा समय नहीं बचा एग्जाम का, तो आप लोगों को क्या अच्छे से पढ़ाई करना है। कहीं पर लगे कोई दिक्कत उक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना बच्चा। एकदम अच्छे से पढ़ना है। जहां पर लगे बच्चा कोई समस्या हो रहा है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दे। मैं हर कमेंट में पढ़ता हूँ और मुझे लगेगा कि हाँ तेरे कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए बच्चा, मैं तेरे कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और अच्छा से पढ़ना बुआ रे, समय बहुत कम है और पढ़ना तुझे ज्यादा है। एक तू लोग को फिजिक्स ही नहीं पढ़ना होता होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होता होगा, मैथ्स पढ़ना होता होगा, बायोलॉजी पढ़ना होता होगा, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। मतलब तुम्हारे पास पढ़ने को ज्यादा विषय है लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत कम है, जो बात है। और यहाँ पर क्या तुझे ऑब्जेक्टिव भी देखना है और सब्जेक्टिव भी देखना है, तो तुम्हारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। इसी समय में क्या करना है कि अच्छे से एक रूटीन बना लेना है और उस रूटीन को ही अप्लाई करना है। और रूटीन के सहायता से ही तुम लोग को पढ़ना है। एक टाइम पीरियड बांट लो कि हाँ भाई इतना देर से इतना देर तक फिजिक्स पढ़ना है, ये टाइम केमिस्ट्री का है, ये टाइम जो है मैथ्स का हो गया। सबका एक रूटीन बना लो और उस रूटीन के अकॉर्डिंग पर बच्चा अगर नहीं होता, अगर जैसे कि अगर तू तैयारी अगर सिस्टमैटिक करता है तो कहीं ना कहीं सफलता जो होगा वो शोर मचेबे करेगा। बिहार के लाल है भाई, बिहार के लाल जो होता है अच्छा पढ़ता है। अब बिहार के लाल बड़ा ज्यादा शोर मचाता है, पर अथी में रिजल्ट क्या बोल रहे हैं। देखना बिहार का बच्चा हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छा है, हर क्षेत्र में बिहार का बच्चा अच्छा है। चल देख ध्यान से, टॉपिक मेरा कह रहा है, देख बच्चा रदरफोर्ड जो थे ना, ये अपने समय के बहुत बड़े उद्योगपति थे। मतलब इनके पास में क्या था, पैसा बहुत था, ये बिजनेसमैन आदमी थे। देख कह रहा है कि रदरफोर्ड का प्रयोग, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग, और ये रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसमें कह रहा है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोगों की एक ऐतिहासिक श्रृंखला थी, प्रयोग की एक ऐतिहासिक श्रृंखला थी जिसके द्वारा वैज्ञानिकों ने सीखा कि प्रत्येक परमाणु का एक नाभिक होता है। यानी कि नाभिक के बारे में बताने वाला अगर कोई सबसे पहला वैज्ञानिक था तो वो वैज्ञानिक बच्चा कौन था, तो वो तेरा था रदरफोर्ड। बात समझ रहे हो? यानी कि जितने भी वैज्ञानिक थे उस दौर के सभी को मालूम चला कि भाई परमाणु के भीतर में एक नाभिक होता है। और ये किसकी सहायता से मालूम चला था भाई, तो ये मालूम चला था रदरफोर्ड की सहायता से। आगे देखो, जहां उसका समस्त धन आवेश और अधिकांश द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। यानी जो नाभिक होता है तो परमाणु का पूरा द्रव्यमान और पूरा जो धनावेश होता है वो कहां पे, तो उसी नाभिक में संकेंद्रित होता है, यानी उसी नाभिक में रखा होता है। आगे करें, उन्होंने यह निष्कर्ष तब निकाला जब उन्होंने एक पतली धातु की पन्नी से टकराने पर अल्फा किरण किस प्रकार प्रकीर्णित होता है। यानी कि उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग के लिए एक सोना का पतला पन्नी लिया था और उस सोना के पतला पन्नी पर क्या किया कि सोना का जो पतला पन्नी इतना पतला था कि सिंगल लेयर ऑफ एटम्स, मतलब उसमें क्या था कि सोना के जो उसका जो मोटाई होता है ना वो एक एटम था, सिंगल एटम इतना मोटाई लिया, एकदम पतला सोना की पन्नी लिया, 100 नैनोमीटर इतना पतला सोना का एक पन्नी लिया। और उस पन्नी पर जब अल्फा कण से बमबारी किया, अल्फा कण को जब उस पर डाला तो क्या हुआ, तो उसी प्रयोग से मालूम चला था कि भाई परमाणु में भी नाभिक होता है। आगे इसको हम लोग मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे ये काम करता है। सो ये प्रयोग 1906 और 1913 के बीच में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की भौतिकी प्रयोगशाला में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने निर्देशन में हंस गाइगर और
अर्नेस्ट मार्सडेन द्वारा किया गया था। यानी कि ये जो प्रयोग जो था वो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड के देख रेख में दो वैज्ञानिक था जिसका नाम था गाइगर और ये मार्सडेन थे। वास्तव में ये दो जो वैज्ञानिक जो थे ना, जो इनका जो सहपाठी था, सहयोगी था, तो इन सहयोगी के द्वारा क्या था, ये खोज किया गया था। रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पर पहले से काम कर रहे थे और ये दो सहपाठी थे, ये भी काम कर रहे थे। तो सफलता किसको मिला था? तो सफलता मिला था गाइगर को और मार्सडेन को मिला था। लेकिन ये किसकी देखरेख में प्रयोग हो रहा था? तो ये देखरेख किनका था? रदरफोर्ड का था। इसीलिए नाम क्या पड़ गया? रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग पड़ गया। बात समझ रहे हो? और ये प्रयोग कहाँ हुआ था? मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की भौतिक प्रयोगशाला में हुआ था। और ये कब? 1906 से 1913 के बीच में हुआ था। बात समझ रहे हो? देख बच्चा, हर एक लाइन को, हर एक बातों को तुझे अच्छे से देखना है। यानी कि नाभिक के बारे में बताने वाला सबसे पहला कोई वैज्ञानिक था, तो वो वैज्ञानिक का नाम क्या भाई? तो वो वैज्ञानिक का नाम था रदरफोर्ड था। यानी रदरफोर्ड का जो था योगदान बहुत ही ज्यादा तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स में है जो बात है। और नाभिक के बारे में अगर मान लो कोई वैज्ञानिक नहीं बताता तो आगे का अध्ययन करना बहुत टफ था। इसलिए नाभिक महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में बताने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था बच्चा? रदरफोर्ड था। और ये रदरफोर्ड अकेला नहीं बताया था, इनका जो सहपाठी था वो बताए थे। नाम था गाइगर था और दूसरा था मार्सडेन था। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलो बच्चा लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सब बच्चा, और स्क्रीनशॉट लेना है और इसको लेके फोन में नहीं रखना है, इसको करना है कि कॉपी में नोट कर लेना है। और नोट करके इन सब बातों को ध्यान रखना है। जैसे पूछते एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करें। जब ऐसा क्वेश्चन वहां पे पूछेगा या रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उसके बारे में बताया, उसकी व्याख्या करे, तो बच्चा वहां पर तू कैसे लिखेगा? सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके अगर तू फोन में रख लेगा तो फिर फोन को तो याद नहीं करना होता है, फोन को तो रिविजन नहीं करना होता है, फोन को तो ध्यान नहीं रखना होता है। ध्यान तो भाई तू लोग को रखना होता है ना। इसलिए तू लोग को क्या करना है, इस स्क्रीनशॉट लेके इसको करना है, कॉपी में नोट कर लेना है और नोट करके इन बातों को ध्यान में रखना है कि भाई रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था क्या, जो बात है। आगे आओ, आगे देखो बच्चों, ये देखो अब कह रहा है कि प्रयोग सामग्री कह रहा है। यानी कि जो प्रयोग किया था तो प्रयोग के लिए कुछ सामग्री भी था क्या भाई? हाँ, सामग्री था। अब प्रयोग सामग्री क्या था? तो सबसे पहला जो प्रयोग का जो सामग्री था वो तुम्हारा था रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम, जो कि अल्फा स्रोत माना जाता है। यानी रेडियो एक्टिव तत्व लिया और ये तत्व कौन सा था? तो ये तत्व तुम्हारा बच्चा था पोलोनियम था। और ये पोलोनियम क्या है? अल्फा स्रोत। यानी कि इसी पोलोनियम से तुम्हारा क्या निकलता है? तो अल्फा कण निकलता है। अल्फा किरण जो होता है वो किससे निकलता है? तो पोलोनियम से निकलता है। और पोलोनियम में क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की होता है। इसके बाद दूसरा क्या होता है? सोना की पन्नी होती है, सोना की पन्नी होती है। इस पन्नी का जो थिकनेस होता है, जो इसका मोटाई होता है, वो कितना होता है? तो 100 नैनोमीटर होता है। यानी कि सिंगल लेयर ऑफ एटम्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा पतला होता है। और इसके बाद तुम्हारा जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है। देख बच्चा, ये ना फोटोग्राफिक जो प्लेट है किसका बना होता है? तो ये जो देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये जो प्लेट देख रहे हो, ये वाला प्लेट, ये किसका होता है? तो जिंक सल्फाइड का ये प्लेट होता है। यानी कि जब यहां से क्या होता है, जब यहां से जो अल्फा कण जो निकलता है और जब अल्फा कण जब प्रकीर्णित होता है, प्रकीर्णित होता है, तो जब ये अपने पथ से विचलित होता है तो जहीं तहीं भागता है। तो जहीं तहीं भागने का पता लगाने के लिए क्या करता है? इसके चारों ओर एक पर्दा लगा देता है। और ये पर्दा किसका होता है? तो जिंक सल्फाइड का होता है, यानी ZnS का होता है। इसके बाद क्या करता है बच्चा? सूक्ष्मदर्शी लेता है। अब हम लोग अपनी आंखों से तो उसको देख नहीं पाएंगे, तो देखने के लिए क्या करता है? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करता है, जिससे मालूम चलता है कि भाई कौन सा जो किरण जो था वो कहाँ पे जाके टकराता है। तो ध्यान से देख, इस प्रयोग के बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देख क्या करता है इसको, ये तुम्हारा प्रयोग का सामग्री हो गया। इतना प्रयोग का सामग्री होता है, और भी कुछ होता है, यहाँ पे ETC लगा होगा। देख पहले क्या किया बच्चा रे? तो एक ये तो एक बॉक्स हो गया, ये बॉक्स है। ये बॉक्स किस चीज का है बच्चा? तो ये बॉक्स तुम्हारा होता है कांच का, ये बॉक्स होता है, ये कांच का बॉक्स होता है, ये कांच का बॉक्स होता है। इसमें बच्चा रखा हुआ क्या? इसमें तुम्हारा पोलोनियम रखा हुआ है। इसके अंदर में तुम्हारा क्या होगा बच्चा? पोलोनियम होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, छोटा सा खिड़की होती है, छोटा सा छिद्र होता है।
तो यहां से क्या होता है, ये अल्फा कण यहां से निकला। तो अब छिद्र है भाई, तो अल्फा कण ऐसे भी जाएगा और कुछ अल्फा कण ऐसे भी होगा, ऐसे भी कुछ अल्फा कण जाएगा, ऐसे भी जाएगा, कुछ अल्फा कण दिख रहा है ऐसे भी भाग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मुझे क्या करना है कि अल्फा कण को सीधी रेखा में चलाना होता है, सीधी रेखा में चलाना होता है। तो अब अल्फा कण तो रेडियो एक्टिव होता है, तो कांच जो होता है वो रेडियो एक्टिव मतलब अल्फा कण को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। इस कारण से क्या करें, मान लो तू प्रयोग कर रहा है और अल्फा कण यानी कि बाहर ना निकले, ये रेडिएशन होता है, यानी कि ये प्रदूषण, एक प्रकार का ये प्रदूषण होता है। अगर ये मानव कोशिका को ये नष्ट कर देता है तो अल्फा कण जो होता है कि अल्फा कण जहीं तहीं नहीं निकले, इसके लिए क्या करता है, कांच का बॉक्स बनाता है। कांच का बॉक्स क्या करता है कि जहां से छिद्र होगा वहीं से अल्फा कण को निकलने देगा, इसके अलावा कहीं से अल्फा कण को निकलने नहीं देगा ये। अब मान लो कुछ अल्फा कण हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब टेढ़ा भागने का ट्राई करेगा, तो यहाँ पर देख कांच का एक प्लेट और लगा दिया। इसका काम क्या है, जो अल्फा कण सीधी रेखा में नहीं चल रहा होगा, जो टेढ़ा चल रहा होगा, उसको ये लेड का जो प्लेट होगा ये क्या करेगा, उसको ये अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा यहाँ से। अब यहाँ से देख अल्फा कण सीधा चला। अब यहाँ पर क्या किया बच्चा, सोना का पन्नी लगा दे, ये सोना का पन्नी, और इसकी मोटाई कितना बच्चा, 100 नैनोमीटर सोना का पतला पन्नी यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ से अल्फा कण चलेगा, तो अल्फा कण जब इस पन्नी से जब पास करेगा तो वो क्या होगा, अपने पथ से विचलित होगा, डाइवर्ट होगा, यानी प्रकीर्णित होगा। तो इसके विचलन को देखने के लिए क्या करता है, तो इसके चारों ओर बच्चा की किया लेड सल्फाइड का, देख चारों ओर क्या करता है, तो लेड सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया, देख रहा है, लेड सल्फाइड का एक पर्दा लगा दिया। ये पर्दा है, सॉरी लेड सल्फाइड बोल रहा हूँ, जिंक सल्फाइड का, कहाँ गया, जिंक सल्फाइड का, पीवीएस का यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया। अब पर्दा लगा दिया और ये तुम्हारा सोना का पन्नी गोल्ड फॉल हो गया, सोना का पन्नी हो गया। तो जब यहां से अल्फा कण निकला और जब सोना के पन्नी पे पड़ा तो हुआ क्या कि सोना के पन्नी पर तो भाई ऐसे ऐसे गोल्ड परमाणु होगा। तो जब परमाणु से, नाभिक के बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक यही था, तो जब अल्फा कण को जब परमाणु से बुझाया गया तो इन्होंने पाया क्या कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के क्या होता है कि परमाणु को आर पार कर जाते हैं, आर पार ऐसे आर पार कर जाते हैं। तो इससे ये मालूम चला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। अल्फा कण पर बच्चा क्या धन आवेश होता है, 2 धन आवेश होता है, और ये आवेशित हीलियम के बराबर होता है। कुछ अल्फा कण जो था वो अपने पथ से ऐसे प्रकीर्णित हो गया, कुछ अल्फा कण ऐसे प्रकीर्णित हो गया। तो देख भाई ऊपर और नीचे से अधिकांश तो भाई आर पार कर रहा है, लेकिन बीच में ही क्या हो रहा है, ये इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि कुछ अल्फा कण नीचे भाग रहा है, कुछ अल्फा कण कहां भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है। और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो बीचों बीच गया था, इसमें क्या होता है कि जिना जाता है ये अल्फा कण उसी पथ पर कहां चलाता है, वापिस चलाता है। तो इससे ये मालूम चला कि परमाणु के अगर समस्त भाग में धनावेश होता तो अल्फा कण कैसे पार करता, अल्फा कण भाई प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज होता है, अल्फा कण धनात्मक कण होता है। तो अगर मान ले यहां पर भी धनावेश होता, सब जगह धनावेश होता, तो अल्फा कण परमाणु को पार ही नहीं कर पाता क्या, बिल्कुल नहीं कर पाता। तो इससे ये मालूम चला कि परमाणु में धनावेश क्या होता है, बिखरा नहीं होता है, एक छोटे से भाग में, कहां पर, इस वाले जहां से अल्फा कण विचलित हुआ, प्रकीर्णित हुआ, इस छोटे से भाग में पूरे परमाणु का धन आवेश कहां होता है, केंद्रित होता है। और इसे तू लोग क्या बोलता है, तो नाभिक बोलता है। बात समझ रहे हो, इसे हम लोग नाभिक बोलते हैं। देख लो यहां से अल्फा कण गया, यहां से देख कुछ अल्फा कण यहाँ पे आकर डॉट बना दिया, कुछ अल्फा कण दिख रहा है यहाँ पे आ गया, कुछ देख ऐसे हो रहा है ना, ये अल्फा कण क्या है, इसको जाना तो चाहिए सीधा, इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा न जाके क्या होता है, तो ये अल्फा कण अपने पथ से बच्चा विचलित होता है, प्रकीर्णित होता है। तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूं, बात समझ रहा बच्चा रे। और ये जो प्रकीर्णित है ना, प्रकीर्णित अल्फा कण जो है ये सब तो किसको दिखा रही है, प्रकीर्णित अल्फा कण को दिखा रहा है। इस फोटो का बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है वो देखना, यहां पर देख, यहां पर बोल रहा है कि इसका निष्कर्ष देख, यानी जो प्रयोग किया था तो इसका निष्कर्ष क्या निकला भाई, इसका तो कुछ ना कुछ निचोड़ निकला होगा। तो पहले बोल रहा है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। देख रहे हैं ये परमाणु है बच्चा, ये तुम्हारा क्या है, ये परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया, ये परमाणु हो गया। परमाणु का बच्चा क्या हुआ, अधिकांश भाग खाली है, तो ना अधिकांश अल्फा कण नीचे से ऊपर से अधिकांश अल्फा कण बाहर निकल जाता है। परमाणु का अधिकांश भाग बच्चा क्या होता है, तो खाली होता है। ठीक है,
दूसरा कह रहा है कि परमाणु खोखला गोला की तरह काम करता है। अरे खोखला गोला नहीं होता है तो अल्फा कण कैसे पार करता है? अल्फा कण द्रव्यमान युक्त कण होता है, अल्फा कण का अपना द्रव्यमान होता है, ठीक ना। तो इससे मालूम चला कि परमाणु खोखला गोला की तरह काम करता है। थॉमसन क्या बोला था? परमाणु ठोस गोला की तरह काम करता था, लेकिन नहीं, परमाणु कैसा काम करता है? खोखला गोला की तरह काम करता है। और ये 100% बच्चा सही है कि परमाणु जो होता है वो खोखला गोला होता है, न कि ठोस गोला होता है। आगे कह रहा है कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के आर पार कर जाता है। देखो बच्चा, अधिकांश अल्फा कण क्या हुआ? बिना विचलन के सीधा आर पार कर जाता है। अरे इतना बड़ा अल्फा कण नहीं होता, सॉरी इतना बड़ा परमाणु नहीं होता है। ये फोटो को जूम करके तुमको दिखाया गया। मान ले कि क्या अगर सपोज कर ले कि 100 एक फुटबॉल के मैदान का 100 गुना बड़ा एक मैदान लेगा तो उसमें मटर के दाना कितना बराबर नाभिक होगा। यानी कोई फुटबॉल का मैदान का 100 गुना बड़ा एक मैदान ले, 100 गुना बड़ा एक ग्राउंड ले, अगर उतना बड़ा परमाणु होगा तो उसमें नाभिक कितना छोटा होगा? तो मटर के दाने की इतना छोटा नाभिक होगा। सोच कितना छोटा होगा, सो है ना। तो अगर एज्यूम किया, ये बड़े स्केल पर मैं तुमको बताया कि नाभिक कितना बड़ा होता है और परमाणु कितना बड़ा होता है, सो ठीक है ना। इसका अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। आगे कह रहा है कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित, देख रहे हैं ना, कुछ अल्फा कण कहाँ ऊपर विचलित हुआ और कुछ अल्फा कण कहाँ विचलित हो रहा है? नीचे विचलित हो रहा है। कुछ अल्फा कण ऊपर, मतलब कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित होता है, सीधा नहीं जाता है। फिर आगे बोल रहा है कि बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर प्रकट। अरे भाई देख ना, एक अगर तू करवाही तो ई जे कोण जो होता है, देखिए ना, ई जे कोण जो होता है, ई वाला जो एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, ये 90 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा ना होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि बहुत कम अल्फा कण जो होता है वो 90 डिग्री के कोण से ज्यादा पर प्रकीर्णित यानी कि विचलित होता है। फिर बोल रहा है कि 20,000 में से एक अल्फा कण, 20,000 में से कितना? मात्र एक अल्फा कण। बच्चा 20,000 में से मात्र एक अल्फा कण जो होता है वो 180 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होता है। यानी कि 20,000 में से एक अल्फा कण जेना जाता है वैसे ही वापस उसी पथ पर गेले, आगे अले पीछे तक कोण कितना भ गए? 180 डिग्री ना। तो 20,000 में से एक अल्फा कण जो होता है वो 180 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होता है। अब बच्चा ये तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का जो तुम्हारा निष्कर्ष हो गया। ये क्या हो गया भाई? क्या हो गया ये? रुक जा बच्चा, ये क्या हो गया भाई? मेरे सिस्टम से बाहर है, मेरे समझ से बाहर ये चीज है। अच्छा रुक जा, शायद मेरे से ही गलती हो गया। रुक जाओ, मैं इसको सरिया देता हूँ। देख रहा है क्या हो जाता है? ये मेरी गलती है, ये मेरे से हो गया। थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दे भाई। क्या हो गया? चल अब अरेंज हो गया, ठीक है। हाँ चलो बच्चा, अब इसका कर क्या पता है तुम लोग? इसका 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होता है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट सब बच्चा अपना कर ले, इसका बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चल ये पता है ये मेरे से हो कैसे गया?
मेरे से तो बहुत बड़का ब्लंडर मिस्टेक हो गया। अरे हाँ, अब हो गया सही, दिख रहा है। चलो अब सही हो गया। बस चलो, ठंडा बढ़ गया, ठंड बढ़ गया। सब बच्चा स्वेटर सब पहनना, सब स्वेटर का प्रयोग करना। चलो बच्चा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले। रुक जाओ। हाँ, अब इसका बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले। ये क्या आ गया? हाँ ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगला बच्चा कह रहा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, देख भाई, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बोल रहा है। अभी तक तू क्या पढ़ा था? रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था, यानी कि रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था तू। और वो प्रकीर्णन किसका था? अल्फा कण का था। तो अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आ गया। अब देख मॉडल क्या बोलता है। तो रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना को समझने के लिए 1911 में ही एक परमाणु का मॉडल दिया था। यानी 1911 में, देखो 1911 बोलने का मतलब क्या है? 1911 बोलने का मतलब ये हो गया बच्चा कि ये देख 1913 में, 1906 से 1913 के बीच में भाई ये आया था। अब इसी के बीच का टाइम पीरियड में क्या किया रदरफोर्ड? एक परमाणु का बच्चा क्या दिया? मॉडल दिया। कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल के अनुसार, अब मॉडल के अनुसार क्या था भाई, वो ध्यान से देखना बच्चा, एकदम अच्छा से देखना। कहीं लगे दिक्कत है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। और मैं इतना देख, मैं तुझे अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, मैं तुझे एकदम सरल भाषा में, और जो वास्तव में जो चीज बच्चे को देना चाहिए मैं तुझे वो दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुझे कम मतलब थ्योरी करा के कम कंटेंट दे के मैं आगे भाग रहा हूँ, या मैं छोटा छोटा लाइन करवा दे रहा हूँ। जो फैक्ट होना चाहिए, जो सही से होना चाहिए, मैं तुझे वो दे रहा हूँ। सीधा बात है, जितना होना चाहिए मैं तुझे उतना दे रहा हूँ, और मैं तुझे अच्छे से दे रहा हूँ। अगर तुझे कंपेयर करना होगा तो और भी जो चैनल होगा यूट्यूब पर जो होगा, तो वहां के टीचर से तू कंपेयर तू कर सकता है। तुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे तुझे कंटेंट जो होगा वो तुझे ज्यादा अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा तुझे। इसीलिए बच्चा इस सब कंटेंट को तुझे नोट कर लेना है, नोट करके इस माइंड में उसको फिट कर लेना है। ठीक है, आ गया। कह रहा है कि सबसे पहला देखो कि परमाणु के केंद्र में, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। हाँ देखो, परमाणु के केंद्र में एक अत्यंत छोटा और धन आवेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान इसी नाभिक में केंद्रित होता है। यानी कह रहे हैं परमाणु के केंद्र में एक अत्यंत छोटा बहुत छोटा धन आवेशित भाग होता है जिसे लोग क्या कहता है? नाभिक कहा जाता है। और परमाणु का लगभग सारा जो बच्चा द्रव्यमान होता है, जितना द्रव्यमान उसका होता है, वो कहां होता है? इसी नाभिक में क्या होता है? केंद्रित होता है। ये इसका पहला मॉडल का इसका हो गया। दूसरा कह रहा है इसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ हो, जिन्हें कक्षा कहता है। जो इलेक्ट्रॉन बच्चा, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये अगर मान ले नाभिक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या नाभिक के चारों ओर, ऐसे नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में। ये कैसा होता है बच्चा? ये तुम्हारा होता है वृत्ताकार। ये कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ये नाभिक हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन तरफ वृत्ताकार पथ में, जिसे तू लोग क्या बोलता है? कक्षा बोलता है। यानी इसी को लोग क्या बोले बुआरे? इसी को लोग बोलता है कक्षा बोलता है। कक्षा, जिन्हें कक्षा कहते हैं, में बहुत तेजी से चक्कर लगाते रहते हैं भाई, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। अब कितना स्पीड से चक्कर लगाता है तो आगे तो टॉपिक पढ़ेगा कि nवें कक्षा की त्रिज्या, यानी परमाणु में के तो किसी भी कक्षा का तो त्रिज्या ज्ञात कर सकता है, और किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का तो वेग ज्ञात कर सकता है। पहला तो परमाणु की किसी भी कक्षा का तो त्रिज्या ज्ञात कर सकता है। दूसरा कि परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का तो वेग ज्ञात कर सकता है। और तीसरा कि परमाणु के किसी भी कक्षा का तो ऊर्जा तो ज्ञात कर सकता है। तीन चीज मैं इस टॉपिक के बाद ही मैं पढ़ाऊंगा। यानी जब ये मॉडल खत्म हो जाएगा तो मैं उसके बाद तुझे वही समय मैं तुझे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जब मैं पढ़ूंगा तो वहां पर उसका चर्चा करूंगा कि कितना स्पीड से वो घूमता रहता है। सो हाँ,
वृणाभिषिक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों जिन्हें कक्षा कहते हैं में बहुत तेजी से चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान से देखना, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दूसरा टॉपिक तुम्हारा हो गया, यानी दूसरा जो मॉडल के अनुसार जो था। तीसरा बात ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनों पर कुल ऋणात्मक आवेश नाभिक पर कुल धनात्मक आवेश के बराबर होता है, जिससे परमाणु विद्युत उदासीन होता है। कर इलेक्ट्रॉन पर जो कुल आवेश होता है वो नाभिक में जो कुल इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋणात्मक आवेश और नाभिक पर जो कुल धनात्मक आवेश होता है वो तुम्हारा क्या होता है, बराबर होता है, जिसके कारण तुम्हारा परमाणु क्या होता है, विद्युतता उदासीन। यानी अभी तक जितना बात ही बता रहा है बच्चा, कहीं ना कहीं हर एक बात में सच्चाई है और हर एक बात इसका क्या है, सही बोल रहा है। ये चौथा बोल रहा है कि परमाणु का यहाँ पे क्या करते हैं, अधिकांश भाग खाली होता है। सही बात बोला, ये अपना प्रयोग में ही बताया था। परमाणु का प्रयोग के अनुसार ही बताया था, ये जो मॉडल जो दिया वो प्रयोग के अनुसार ही दिया है। तो कह रहे परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, तो घूमता रहता है। बात समझ रहे हैं, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। काय खाली होता है भाई, खाली होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, तो घूमता रहता है, उसके अंदर बैठा नहीं रहता है, घूमता रहता है। आगे देखो कह रहा है इस मॉडल की तुलना सौर मंडल से की जाती है। सोलर सिस्टम में क्या है, सूर्य का नाभिक में हो गया, सूर्य केंद्रक में हो गया, सूर्य को नाभिक बोलते। धरती उड़ती क्या हो गया, धरती इलेक्ट्रॉन की तरह है जो सूर्य के चारों करता चक्कर लगाता रहता है। कह रहा है कि इस मॉडल की जो तुलना सौर मंडल से की जाती है, सूर्य नाभिक का प्रतिनिधित्व करता है और ग्रह नाचते हुए इलेक्ट्रॉन का प्रतिनिधित्व करता है। बात समझ रहा है, यानी कि रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था, इस मॉडल को किससे कंपैरिजन किया, तो इस मॉडल को बच्चे कंपैरिजन किससे कर दिया, तो सौर मंडल से कर दिया और बोला कि जिस तरह सूर्य को नाभिक बोला गया है उसी सूर्य नाभिक के जगह पे होता है, परमाणु में भी नाभिक होता है, तो सूर्य नाभिक की जगह पे होता है, तो सूर्य जो होता है नाभिक की तरह कार्य करता है और ग्रह जो जैसे धरती ग्रह हो गए, जितने भी ग्रह हैं वो ग्रह नाचते हुए यानी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की तरह वो काम करते हैं, यानी प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसका स्क्रीनशॉट ले भाई, और यहां पर क्या था, का था, इसका बच्चा स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, चल आगे आता हूं, आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक। देखो बच्चा क्या बोल रहा है, सबको अच्छा एकदम अच्छा से इसको कॉपी करेगा, कहीं पर लगे कोई दिक्कत उक्कत होगा तो बच्चा मुझे बताएगा, मैं जरूर तेरी हर समस्याओं का मैं निदान करूंगा। अब आगे देखो, अगला बोल रहा है तुम्हारा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशन, या तुम्हारा क्या हो गया, कमियां हो गया। इसकी सीमाएं या कमियां एक ही बात को दर्शाएगा। यहां कह रहा है कि पहला कि हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है। बच्चा तूने पढ़ा होगा 11th पढ़ा केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन परमाणु पर लाइमन श्रेणी, वामन श्रेणी, पासवन श्रेणी, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ऐसा तूने कुछ पढ़ा होगा। तो ये जो मॉडल था वो हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है, उसके बारे में कुछ नहीं बता पाता ये मॉडल। आगे कह रहा है कि यह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है, परमाणु स्टेबल है या नहीं है उसके बारे में इस मॉडल की सहायता से कुछ बताया नहीं जा सकता है। तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया, इस मॉडल का कमियां हो गया। ठीक है ना, आगे आओ। आगे कह रहा है कि मॉडल ने यह नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर में ही क्यों मौजूद रहते हैं। मतलब कि यह मॉडल ये नहीं बता पाया कि ना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कुछ निश्चित ऊर्जा वाले स्तर में ही या कक्षा में क्यों बैठा रहता है या उसी में क्यों घूमता रहता है, यह मॉडल की सहायता से उसे बताने में असमर्थ ये था। इस मॉडल में उसकी व्याख्या नहीं की जाती है। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाले त्वरित आवेशित कण, नाभिक के चारों ओर जो घूमता है त्वरित आवेशित कण जिसको तू इलेक्ट्रॉन कहता है, इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन की कक्षा छोटी होती जाएगी। अरे भाई मान ले कोई ये नाभिक है,
ये नाभिक हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये लगातार ये अपने ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो इसका जो ऊर्जा का लेवल होगा घटेगा, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा घटेगा और घटते 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 इसका जो कक्षा होगा वो छोटा होते 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 एक समय ऐसा कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। और जब नाभिक में गया गिरा तो परमाणु का अस्तित्व खत्म हो गया, और जब परमाणु का अस्तित्व खत्म हुआ तो बातें सब स्वाहा हो गया। तो कह रहा है कि नाभिक में गिर जाएगा जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, लेकिन परमाणु वास्तव में कैसा होता है, स्थिर होता है। परमाणु अस्थिर नहीं होता है, परमाणु स्टेबल होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इसकी त्रिज्या न छोटी होती है और न ये नाभिक में गिरता है, ये जिस कक्षा में होता है उसी कक्षा में ये बच्चा ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होगा उसी कक्षा की ऊर्जा का उपयोग करता है। इसके बारे में रदरफोर्ड बताने में क्या थे, असमर्थ थे, ये बात नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो ये सब इनका कमियां हो गया, कमियां हो गया। चल भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बस बच्चा ज्यादा लंबा क्लास को नहीं खींचूंगा, क्लास मेरा खत्म हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये तुम्हारा रदरफोर्ड का प्रयोग तो पढ़ लिया, रदरफोर्ड का जो था मॉडल तो पढ़ लिया, उसका जो कमियां था तो वो पढ़ लिया। अब तुम्हारा कौन वैज्ञानिक आता है भाई, तो अब तुम्हारा आता है बच्चा रे ये चौथा वैज्ञानिक, इसका नाम है नील्स बोर है। ये नील्स बोर है, मैं तुझे वो बताया था। सबसे पहले जॉन डाल्टन आया, इसके बाद जे थॉमसन आया, इसके बाद रदरफोर्ड आया, और रदरफोर्ड के बाद किसको आना है, तो आना है तुमको है नील्स बोर को आना है। याद कर, मैं तुझे दिखाया था, मैं तुझे दिखाया था बच्चा, मैं तुझे दिखाया था स्टार्टिंग में, ये देख ले, मैं तुझे स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहला वैज्ञानिक कौन था, जॉन डाल्टन, इसको तू पढ़ लिया। इसके बाद कौन था, थॉमसन था, थॉमसन का परमाणु मॉडल था, तो ये भी पढ़, सॉरी थॉमसन का तो ये भी पढ़ लिया। फिर तीसरा कौन था, रदरफोर्ड था, तो रदरफोर्ड को भी पढ़ लिया। और इसके बाद कौन आया, नील्स बोर आया, जो कि 1913 में आया था। तो ये भी तू, अब बस यही टॉपिक चल रहा है, और जब ये टॉपिक पढ़ेगा तो तुम्हारा जो परमाणु मॉडल था वो तुम्हारा सारा हो जाएगा। छोटा सा ये महोदय बच जाएंगे, इनके बारे में कुछ बता के सारा का सारा मॉडल को हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। चल देख, यहां पर कह रहा है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का देख परमाणु मॉडल क्या था, तो कह रहा है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल 1913 में प्रस्तुत किया गया था। ये कब आया था बच्चा, 1913 में आया था, जिसके अनुसार एक धन आवेशित नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। तुझे भी पता है भाई कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो नाभिक के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो नाभिक के कक्षा निश्चित वृत्ताकार, उसका त्रिज्या होता है, निश्चित वृत्ताकार कक्षा में क्या होता है, चारों ओर ये घूमता रहता है, ये निश्चित कक्षा में घूमता रहता है ना, कि अनुसार धनावेशित नाभिक के नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर या कोष कहा जाता है। देख भाई, निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, इसी को लोग क्या बोलता है, ऊर्जा स्तर बोलता है, या तो उसको तो क्या बोलता है, कोष बोलता है। ठीक है, यानी कि हर कक्षा का अपना ऊर्जा का लेवल होता है, हर कक्षा का अपना ऊर्जा का स्तर होता है, अलग अलग कक्षा का ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है। आगे कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए, ये इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए इन कक्षाओं में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, वो जिस कक्षा में होता है उसी कक्षा की ऊर्जा का उपयोग करता है, और अगर किसी दूसरे कक्षा में जाना इसको होगा तो ऊर्जा का ये अवशोषण करेगा, और उच्च से अगर निम्न में अगर ये आता है तो ऊर्जा का ये क्या करता है, उत्सर्जन करता है। बात समझ जाओ, मतलब कि कक्षा दूसरे कक्षा में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ये करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था बुआ रे, ये तुम्हारा था नील्स बोर का परमाणु मॉडल के बारे में कुछ बात था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हम लोग और जानेंगे। अभी पहले बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देख बुआ, मैं तुझे जो कंटेंट दे रहा हूं, मैं तुझे जो भी बातें मैं बता रहा हूं, इसको माथा में घुसा ले, एकदम झकास झकास में बात बता रहा हूं। जो चीज जिसके बारे में होता है मैं तुझे वही बता रहा हूं। नहीं होता जैसे कि फेंकना होता है, या मान लो इन्फॉर्मेशन भी, गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को देना होता है, तो मैं तुझे फैक्ट दे रहा हूँ,
जो ओरिजिनल फैक्ट होता है मैं तुझे वो बता रहा हूँ, मैं तुझे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। और जो कंटेंट छोटा कंटेंट लोग कर देता है, उसको शॉर्ट में बना देता है, नहीं मतलब कि उसको बातों को अधूरा करके बच्चों को बताया जाता है। तो अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है, बहुत खराब होता है। तो मैं तुझे अधूरा नहीं, मैं तुझे 100% मैं तुझे पूरा दे रहा हूँ। जो 100% होना चाहिए मैं तुझे बच्चा वो कंटेंट मैं तुझे दे रहा हूँ। अगर ये सब कंटेंट अगर तू एग्जाम में लिख के आओगे तो बच्चा ने नंबर मिलेगा फाड़ के। अगर 5 मार्क्स का कोई टॉपिक होगा तो तुझे 5 मार्क्स को हंस के अच्छा से देगा। लेकिन वही अगर लोकल जो होता है ना, जो उसको क्या बोलती हो, चल किसी पर कमेंट नहीं करूंगा, अगर वहां से लिख के अगर आते हो तो जहां मिलना चाहिए 5 वहां मिलेगा नंबर तो 3, और जहां मिलना चाहिए 2 वहां तो नंबर मिलेगा 1 मिलेगा। अल्लाह बच्चा ध्यान से देखना, जहां पर लगे कोई दिक्कत, जहां पर कोई लगे समस्या, कमेंट बॉक्स खुला हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और बच्चा मेरा नंबर ये रहा, फिर भी हो जाएगा। देख फिर साथी हो गया, चलो ये हो गया। और मेरा बच्चा ये नंबर रहा, इस पर कहीं से लगे कोई दिक्कत तो इस पे तू लोग कमेंट, इस पर अगर लगे बच्चा कहीं से कोई समस्या है तो इस पर तू लोग जरूर अपना कमेंट अति कर देगा, मैसेज कर दोगे और मैं उसका रिप्लाई मैं तुझे मैं जरूर दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, आगे आओ। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा देख क्या बोल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा बोल रहा है कि बोर मॉडल के अनुसार, ये बोर होगा यहाँ पर किस, फिर से देख, फिर से सिलेक्ट हो चुका है, बार बार ये सिलेक्ट हो जाता है। हाँ, नील्स बोर का जो मॉडल था ना, ये हॉ को हटा देना। हाँ, बोर मॉडल के अनुसार, अब देख इनके अनुसार में क्या क्या हुआ था। तो पहला बोल रहा है कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा आवेशित नाभिक होता है। परमाणु के बच्चा बीचों बीच में क्या होता है, एक छोटा सा आवेशित नाभिक होता है। तूने पहले तूने पढ़ा था रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल तू पढ़ा था, उसमें क्या बताया गया था कि परमाणु के बीच में एक छोटा सा केंद्रक होता है, उसी केंद्रक का नाम क्या होता है, नाभिक होता है। और उसी नाभिक में परमाणु का पूरा जो धन आवेश होता है और पूरा जो द्रव्यमान होता है उसी नाभिक में मौजूद होता है। तो यहाँ पे नील्स बोर भी वही बात बोल रहा है कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा धन आवेशित नाभिक होता है। ये इनका पहला था। दूसरा बोला इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथों में घूमते हैं। ये कक्षाएं सौरमंडल में ग्रहों के घूमने के समान होती है। तो कभी देखा है कि पृथ्वी को जो होता है कोई और ग्रह से टकराते हुए, कभी नहीं होता है। कि जो जिस कक्षा में होता है वो उसी कक्षा में हमेशा घूमता रहता है। तो नील्स बोर ये बात बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होगा उसी निश्चित कक्षा में हमेशा क्या होगा, घूमता रहेगा और वो उसी कक्षा की ऊर्जा का उपयोग करेगा। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। बच्चा, प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा होता है जिसे ऊर्जा स्तर या कोष कहा जाता है। समझ रहे हो, कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा होता है और इसी ही तो क्या बोलता है, तो ऊर्जा स्तर बोलता है या कोष कहा जाता है। इन्हें के एल एम एन आदि से दर्शाया जाता है। तो अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, ये नाभिक होता है। अब बच्चा ये के होता है, ये तुम्हारा एल होता है, ये तुम्हारा एम होता है और बच्चा ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा एन होता है। ये सब नाइन्थ में तुम लोग पढ़ा होगा। ये ना ये तो सब, ये सब कोष हो गया, के या ऊर्जा का स्तर हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। अलग अलग कोष में अलग अलग ऊर्जा स्तर में ऊर्जा की मात्रा अलग अलग होती है। आगे आओ, ये तुम्हारा हो गया, सॉरी ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर कूदता है तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। देख बच्चा, कहां से, निम्न ऊर्जा स्तर से, सॉरी कहां क्या, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है। यानी कि अगर मान ले कि यहां पर क्या बोल रहा है कि उच्च ऊर्जा का स्तर है और उससे अगर निम्न ऊर्जा का स्तर में कूदता है तो बच्चा वो क्या कर रहा है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। यानी कि अगर मान ले कि वो नाभिक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदता है, अगर इसमें से इसमें कूदता है तो ये क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा को निकालेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो बउआरे ये निम्न कक्षा से कहां जंप करेगा, तो उच्च कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। जब अवशोषण करेगा तो निम्न से उच्च में, निचली कक्षा से उच्च कक्षा में,
जब अवशोषण करेगा ऊर्जा का, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उच्च ऊर्जा वाले स्तर से क्या आता है, निम्न ऊर्जा वाले स्तर, यानी कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जंप लगाता है या छलांग लगाता है। अब आगे देखो अगला क्या बोल रहा है। अगला कह रहा है वो कि जब इलेक्ट्रॉन, हाँ ये तो हो गया, हाँ जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है तो वह ऊर्जा अवशोषित करता है। यानी कि जब निम्न से उच्च में गया तो ऊर्जा को अवशोषित किया, और जब उच्च से निम्न में आया तो कथी कर दिया, ऊर्जा का उत्सर्जन कर दिया या ऊर्जा को उत्सर्जित कर दिया। आगे देखो छठा, इलेक्ट्रॉन बिना किसी ऊर्जा का क्षय किए अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। बच्चा ध्यान से देख, बहुत बड़ी बात बोल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन देख क्या बोल रहा है कि बिना ऊर्जा का क्षय किए बिना वो जिस कक्षा में होगा उसी कक्षा में घूमता है, मतलब अपने ऊर्जा का वो क्षय नहीं करता है, में घूमते हैं। कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण बोर, हॉक हटा देना, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π होता है। 2π का पूर्ण गुणज होता है जहां n एक पूर्णांक है और h प्लैंक स्थिरांक है। यानी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकता है जिसका कोणीय संवेग mvr कितना होगा, nh/2π के बराबर होगा, उसी कक्षा में घूम सकता है। देख भाई बड़ा झका से बात बोल रहा है, और इन सब बातों को तुझे माइंड में घुसा देना है, घुसा ले माथा में। अगर लगे कहीं पर कोई दिक्कत है बच्चा, मैं उसके लिए हूँ, हाँ मैं उसके लिए भाई, और लगे तुझे समस्या हो रहा है तो तेरे लिए मैं हूँ। बच्चा जो करना है क्लियर कर, माथा में उसको डाल ले, घुसा ले माथा में। और बच्चे बुआ देख ले, इस समय तोरा दोबारा मिलने वाला न हो, नाक घोर लेगा, नाक को घसीट लेगा, घसट लेगा, तो इस समय तोरा दोबारा मिलने वाला नहीं। जे करना है बच्चा आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ेगा, कल पर छोड़ेगा तो कल कभी तो होता ही नहीं है। याद कर, वो ड्रामा किए थे, मैं एक बार अपने कोचिंग में एक ड्रामा किया था, और ड्रामा में कल का चर्चा हम किए थे। कल कभी बच्चा हो नहीं होता है, कल कभी आइए नहीं करता है, ठीक है। जो करना है सुबह बोरे आए करेंगे। चलो आगे चलो, हाँ यहाँ तक हो गए बोरे। चलो अब तू लोग करके पता है, एक कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। कहाँ हो गए, ये बोर होता है, हॉ को हटा दे, और यहाँ भी बोर होता है, हॉ को हटा दे। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर सब बच्चा कॉपी में छाप लिया, कॉपी में नोट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना सबको? कोई बच्चा है जगह दिक्कत हो रहा है, एकदम झकास बोल रहे, मजा आते हैं। अभी अब अगला जो क्लास होता है ना, वो खूब मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। झकास से पढ़ाएंगे, जो बात है ऐसे पढ़ाएंगे ना कि तू लोग याद रखेगा, जो बात है, ठीक है ना। याद रखेगा भाई, नीरज चौधरी कोई था जो फिजिक्स पढ़ाता था। अब मैं एक छवि बना के चल जाऊंगा, एक छवि बना लूंगा अपना ना, यूट्यूब के जगत में मेरा भी एक छोटा सा नाम लोग मुझे याद रखेगा। थोड़ा समय दे, मुझे बनने तो दे भाई, मैं भी छाऊंगा, मैं भी यूट्यूब पर छाऊंगा, मेरा अपना एक छोटा सा पहचान होगा, है ना। आज मैं यूट्यूब के लिए मैं नया हूँ, लेकिन मेरा भी एक पहचान होगा, मेरा भी एक जगह होगा भाई। उठता हर कोई है, अगर निश्चित दिशा में सही से मेहनत किया जाए बच्चा तो सफलता जरूर मिलेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मेहनत तो दिल से करेगा, मेहनत तो अगर शिद्दत से करेगा तो पूरा कायनात साथ हो जाता है सफल बनाने के लिए। और आज से या कल तो सफल बनेगा, मतलब तू बनेगा। चला मेहनत करना बच्चा कभी नहीं छोड़ना। देखता है मैं कभी मेहनत करना छोड़ता हूँ, मैं कभी मेहनत करना छोड़ता ही नहीं हूँ। ऑफलाइन क्लास लेना है, फिर ऑनलाइन में भी आना है, फिर अपना भी तैयारी करना है, सब काम करना है। और मैं जानता हूँ आज मेहनत करूंगा, आज मैं अगर बीज बोऊंगा तो वो पेड़ बनेगा। वो पहले तो भाई अंकुरित होगा, छोटा सा पौधा की तरह बनेगा वो, और जब मैं उसको सींचूंगा ना तो वो करते 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 एक टाइम के बाद वो विशाल पेड़ बन जाएगा। पेड़ बनना तय है। अगर मैंने बीज बोया और मैं उसका देखभाल अगर अच्छे से कर रहा हूँ तो आज हो कल हो वो छोटा सा बीज अंकुरित होके विशाल पेड़ बनने में समय ज्यादा नहीं लगेगा, या जो भी समय ले, लेकिन विशाल पेड़ बनेगा, ये निश्चित गारंटी है। इसलिए बच्चा अगर तू मेहनत कर रहा है तो आज हो या कल हो सफलता तुझे जरूर मिलेगा, और सफलता तेरे कदम छुएगी। मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है, जितना हो सके बच्चा उतना मेहनत करना है। मेरे मेहनत एकदम हिला दिए बिहार से भाई, बिहार से बिहारी छाप छोड़ के चल जाना है। आगे आओ, अगला देखो,
क्या उधर दिख लिया भाई, उधर तुम्हारा 4 हो गया। 5वां देखना, अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, अलग अलग। मैंने पहले बोला कि तू जिस कक्षा में बउआ होगा, जिस कक्षा में अगर ये नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तू जिस कक्षा में होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग कुछ अलग होगा, के में अलग होगा, एल में वेग कुछ अलग होगा, एम में वेग कुछ अलग होगा। जिस कक्षा में तू जाएगा अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि दो कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर फोटोन की ऊर्जा के बराबर हो। मतलब हुआ कि ई वाला कक्षा और ई वाला कक्षा के बीच ऊर्जा का ये अंतर होता है वो E2 माइनस में E1 बराबर कितना, h न्यू के बराबर, या E1 माइनस E2 बराबर तो क्या लिख सकता है, h न्यू के बराबर होता है। यानी अगर पहला से तो दूसरा में गया तो E2 माइनस E1, या मतलब दूसरा से पहला में आया E1 माइनस E2 कुछ कर ले, लेकिन दो क्रमागत कक्षा के बीच ऊर्जा का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, फोटोन की ऊर्जा के बराबर। यहाँ लिखा हुआ भी है E2 माइनस E1 बराबर h न्यू, ऐसे किया हुआ है। दो क्रमागत कक्षा के बीच ऊर्जा का अंतर फोटोन की ऊर्जा के तुम्हारा बराबर होता है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि अस्थायी परमाणु की स्थिति में, अगर परमाणु क्या है, अस्थायी है, अस्थायी परमाणु की स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल जो होता है बच्चा अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। यानी मान ले कि तोरा कोई एक परमाणु है और यहाँ पर तोरा नाभिक पर कौन है, Ze आवेश प्लस में, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जो कैसे घूम रहा है, तो इस अगर ये परमाणु अस्थायी है तो इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बच्चा बल काम करेगा, ये जो बल काम करेगा, ये जो आकर्षण बल होगा, ये आकर्षण बल किसके बराबर बउआ रे, तो ये हो जाएगा तोरा अभिकेंद्रीय बल के बराबर, अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाएगा। बल के अस्थायी परमाणु की स्थिति में कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण का जो बल, आकर्षण का कल्ला बोला भाई, क्योंकि नाभिक तो धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, तो इसके बीच जो आकर्षण बल काम करेगा ये केकरा बराबर, अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय कल्ला बोले तो अगर कोई गोल गोल घूमता है तो किस बल के कारण गोल गोल घूमता है भाई, अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो यहाँ पर दो बल लग रहा है, पहला तो भाई आकर्षण का, ये प्लस में, ये माइनस में, तो आकर्षण का बल लग गया जो कूलम बल तो लोग बोलता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गोल घूमता है, तो गोल कल्ला घूमता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो अगर परमाणु अस्थायी है तो दोनों बल आपस में कौन होता है, बराबर हो जाएगा। बात समझ रहा है, चलो ठीक है। तो मेरा आज का क्लास होता है खत्म। यानी नील्स बोर का मैं तुझे परमाणु मॉडल बता दिया, इसके बारे में मैं तुझे बता दिया। अब जो इसका जो कमियां होगा वो कमी बता दूंगा, और इसके बाद जो कक्षा, किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग कितना होता है, उसका ऊर्जा कितना होता है, या कक्षा का त्रिज्या कितना होता है, तो ये सब बच गया, मैं इसके आगे में पढ़ा दूंगा। बउआ रे हम मेरा क्लास तो मिस मत करना, मिस करेगा तुझे दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाला है। और अगर कहीं तुम्हारा कोई दोस्त कहीं और पढ़ रहा हो उसको दिखा देना वीडियो, और बोलना कि भाई एक बार पढ़ के देख ले सर कैसे पढ़ाते हैं। मैं बोल रहा हूँ एक बार पढ़ लेगा बच्चा मेरा दीवाना हो जाएगा भाई। मैं जो भी पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा और अच्छा से पढ़ाऊंगा, झकास पढ़ाऊंगा, तुझे मैं बना दूंगा यार। बात समझ रहे हो। चलो मैं तुम लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलता हूँ अगली क्लास में।